So hello and welcome to Vets Diary Friends. Today we have two very important guests with us. हम सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि हमें अपने पीजे के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, हम वेटनरी साइंस चूज़ करें या हम एनिमल साइंस चूज़ करें। हमने इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बना रखी है जिसमें हमने वेटनरी साइंस के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। एंड इन द सेम कंटेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक with two toppers of IVRI, that is Indian Veterinary Research Institute. वो हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे पीजी की तैयारी करी, कैसे उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या टाइम टेबल रहा, that they became toppers. And I'm very thankful to both of them कि उन्होंने अपना इतना precious time हमारे लिए निकाला. And I would like to welcome our both guests, my both Dr. साहब, पंकज डॉक्टर साहब and Alisha Rock Saab. I welcome you to Vets Diary. तो डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना इंट्रो दें. I would like Alisha Rock Saab to start first. Hello everyone, I am Alisha Sharma. I am from Himachal Pradesh. I have completed my graduation from CSKHPKV Palampur, Himachal Pradesh. And after that I started for the ICR preparation, and in last year in 2020 I secured 9th rank, all India rank 9 in ICR PG exam, and now I'm doing my post graduation in animal nutrition from IVRA. Thank you, Doctor. Hello everyone, my name is Dr. Pankaj Kumar Chaubey and I have done my graduation in College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Jabalpur, Madhya Pradesh. And I secured all India rank 8 in ICR GRF 2020, and currently I am pursuing my MBSc in Animal Nutrition Department IVRA. Thank you, Doctor. So all of you got to know that our two toppers are from IVRA itself and both are from the nutrition department. So now let's start with our session, and I will ask the first question with both of you, and it's mutual. आप डिसाइड कर लीजिए कि पहले कौन जवाब देगा. यहाँ पे है दोनों लोग के ऊपर. ओके अलीशा दे देगी. ओके ओके डॉक्टर साहब. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द पैटर्न ऑफ ICR एग्जाम. की ऑफिशियल वेबसाइट है ICR 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है icr.nta.ac.in. उस पर उन्होंने पूरी PDF फॉर्मेट में बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप कैसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको रजिस्टर करना है. तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप योर सेल्फ रेगुलरली अपडेटेड, और उसको आप न्यू नोटिफिकेशंस उसमें देखते रहिए, और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ एग्जाम. तो लास्ट ईयर वी हैड 120 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन, एंड द एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड ऑनलाइन, और 2 hours टाइम अलॉट किया गया था हमें. यार मेरा इसमें यही है कि आप सबसे पहले चेक कीजिए BVSC. इसमें तो एक ही क्राइटेरिया, आप लास्ट ईयर में हो या फिर आपका BVSC कंप्लीट हो गया हो. इसके बाद जो पैटर्न का जो है कि आपको 50 to 60% क्वेश्चन है जो एनिमल न्यूट्रिशन एंड LPM एंड AGB इससे कवर होने हैं, एंड एक्सटेंशन फिजियोलॉजी एंड अदर जो है जैसे क्लाइमेटोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन आने हैं इस बार के में. तो वो आपके ऐसे ही 20 to 30% के पास ही होंगे. एंड और जो मेजर चेंज इस साल हुआ है कि असर्शन रीजनिंग पे आपको इस बार ध्यान देना पड़ेगा. आपको थ्योरी पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट अब थोड़ा चेंज होने लगा इस साल से. उसमें आपको असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन आने ही आने हैं. जी डॉक्टर साहब, दैट इज़ डॉक्टर साहब, पहले असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन इस बार से असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी आने लगे हैं एग्ज़ाम में. जो BVSC के स्टूडेंट्स होते हैं दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि हम कब स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन. क्या हम इसे फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दें, या हमें फाइनल ईयर में करनी चाहिए, या हम एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले करें. द बेस्ट आंसर यू बोथ कैन गिव, बोथ आर टॉपर्स. सो प्लीज़ टेल अस दैट आपने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड किस तरह करी. डॉक्टर साहब, जब हम 4th फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं तब तक हमारे ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होते हैं. उससे पहले डिसाइड करना विल बी अ बिट टफ, क्योंकि आपने सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं किए हैं, और अगर आप प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो क्या पता आपका डिसीजन बाद में चेंज हो जाए, तो टाइम तो वेस्ट हो गया. मतलब आपको स्टार्टिंग से अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं,
और ये देखते रहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, कि ये सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो जब आप फोर्थ फाइनल ईयर में पहुंचेंगे तब तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है, ये सब्जेक्ट आप आगे परस्यू कर सकते हैं मास्टर्स के लिए, मे भी आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो बेस्ट टाइम जो है वो फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर और इंटर्नशिप वाला टाइम है, प्रेपरेशन के लिए भी और डिसाइड करने के लिए। तो फोर्थ ईयर बेस्ट होगा कि आप डिसाइड कर लो कि आपको एनिमल साइंसेस चाहिए, वेटनरी साइंसेस चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि आपको फाइनल ईयर में तो डिसाइड कर ही लेना, और हो सके तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने सब्जेक्ट को लेके सीरियस रहें कि आपके आपके प्लान हो क्या सकते हैं। एंड यदि आपने, क्योंकि एनिमल साइंस के सभी सब्जेक्ट जो है मोस्टली हैं फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप तैयारी भले लास्ट ईयर से करो, लेकिन अपने जो नोट्स हैं वो आप सीरियसली बनाते ही चलें, क्योंकि जी जब आपको लास्ट में तैयारी करना है तो आपके पास ये ना रहे कि यार मेरे नोट्स ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। जी तो ये डॉक्टर चीज़ें साहब। अपने माइंड में रखना है, और जितने भी हैं आप नोट्स रखें और क्वेश्चन बैंक है, ये सब तैयारी यदि आपने पहले ही कर लिया तो आपके लिए लास्ट के 4 to 5 मंथ बहुत होते हैं, इतने ही बहुत है। ओके डॉक्टर साहब, दैट मीन्स डॉक्टर साहब कि हमें अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपर बनाने हैं, अगर हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि हमें पीजी करना है, एंड क्योंकि थर्ड ईयर तक सारे एनिमल साइंस के सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, तो अगर हमें एनिमल साइंस ही चूज़ करना है तो हम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर एंड इवन इंटर्नशिप में अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी टाइम रहेगा, तो इसमें काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी हो सकती है डॉक्टर साहब। हाउ यू प्रिपेयर फॉर इट, what was your strategy, what was the time you devoted for this preparation? तो सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि जो स्टडी मटेरियल था वो मैंने कंसाइज बिल्कुल लिमिटेड रखा था, क्योंकि बार बार रिवाइज करना होता है। और अगर स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला कि नोट्स बना के रखने हैं, वो तो बहुत, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपके पास नोट्स होंगे तो वो कंसाइज मैनर में आपके पास होगा कि हाँ ये पढ़ना है, और आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि बार बार रिवाइज करना और क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करना। मेन फोकस मेरा क्वेश्चंस पे ही था कि मैक्सिमम जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ उतने मैं करती थी, मतलब। और फिर यही था कि डिवाइड कर लिए थे सब्जेक्ट, जैसे 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुझे नहीं आता था, उसमें ज़्यादा फोकस करना होता था, उसको ज़्यादा टाइम डिवोट किया। तो इस हिसाब से मतलब विद इन 3 मंथ, अराउंड 3 मंथ कवर हो गया था एक बार सिलेबस, क्योंकि मैंने स्टडी मटेरियल अपना कंसाइज रखा था, तो विद इन 3 मंथ कवर हो गया था। उसके बाद मेजर फोकस यही था कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, और रिवाइज करते रहे। टाइम टेबल तो बस ऐसे था कि फाइनल ईयर इंटर्नशिप में तो आप कंप्लीटली पूरा पूरा दिन नहीं डेडिकेट कर सकते पढ़ाई के लिए, तो उस टाइम तो एग्जाम्स भी जरूरी होते हैं, साथ में इंटर्नशिप में ड्यूटीज भी लगती रहती है। तो आपको जब भी टाइम मिले, मतलब आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जब भी टाइम लगे रिवाइज करो, क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करते रहो, क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन फिर वही होती है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, उसी उसी से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। पहले आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें से आपको पहले 2 आएंगे, जो कि नॉर्मल है, मतलब इसमें कम, ये कम नहीं है, ये नॉर्मल है, स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, एक एक पॉइंट पे आपको ऐसा हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाया था कि एक्चुअली हमारे क्या था, जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड मंथ में थे उस समय ये कहते हैं इंटर्नी के साथ साथ थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन बाद में लॉकडाउन हो गया था। तो लॉकडाउन ही मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम था। जी डॉक्टर बट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऐसा रहता है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है और जो आपने नोट्स बनाए हैं, आपको उसको ही बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप बार बार इसमें नोट्स ऐड करते रहेंगे तो वो आपके लिए लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो भी नोट्स हैं उतने आपके लिए सफिशियंट हैं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और टाइम टेबल मैंने भी इसी कैसे कि डिवाइड कर लिया था कि मेरे को डेली ऐसा करना है कि 2 सब्जेक्ट को मैं पैरेलल लेके चल रहा था। अब उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा था कि जो थोड़ा बल्कि रहता था, और दूसरा ऐसा था कि जो ऐसा रहता था कि यार छोटे छोटे हैं, इसको कर लेंगे अच्छे से। एंड उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन बैंक हो गए, या फिर जो मॉक टेस्ट हमारे टाइम थोड़े एक्टिवली बहुत हो रहे थे, जी तो डॉक्टर मॉक टेस्ट भी पार्टिसिपेट करते थे हम लोग। तो उससे ये होता रहा कि आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, या जो आपने रीड किया है उसमें भी आप कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ऐड कर पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप स्ट्रेटेजी यही बनाएं कि 2 सब्जेक्ट को लेकर चलें साथ साथ में, और जिसमें एक थोड़ा बल्कि हो या जिसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, अपने नोट्स को रिवाइज करें। और मॉक टेस्ट या कुछ आपके पास यदि क्वेश्चन बैंक है तो उसको रेगुलरली
आधा या 1 घंटा ऐसा डेली आप उसको करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, जैसे अलीशा डॉक्टर साहब ने बोला कि नोट्स, जैसे आपने बोले कि आपने नोट्स अपने कंसाइज रखे थे सब, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नोट्स लिखते हैं, मतलब उन्हें सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये भी इम्पॉर्टेंट है, अरे ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब वो अपने नोट्स कंसाइज कैसे करें, ये प्लीज़ आप बताइए। जैसे अगर आप सबसे पहले तो जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो बल्कि होंगे, स्टार्टिंग में तो वो एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल भी होगा, क्योंकि पहली बारी में किसी को पता नहीं लगता कि ये चीज इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट नोट्स होंगे वो तो आपके बल्कि ही होंगे। फिर उसके बाद उससे आपने स्किम आउट करना है कि ये पोर्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एनिमल साइंसेज में डेटा होगी, वैल्यूज होगी, वो तो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो तो आपने अलग से रख ही लेने हैं कि ये चीजें तो आ ही सकती हैं, क्योंकि डेटा वैल्यूज ये सब चीजें तो आती ही हैं। इसके अलावा जैसे मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, और दूसरी बात एक एनिमल साइंस रिफ्रेशर बुक होती है, तो उसमें भी हमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा इस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया होता है और क्वेश्चन भी दिए होते हैं कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब उससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मतलब नोट्स आपको अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे ना, तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें तो होंगी, ये नॉर्मल है, उसमें एक्स्ट्रा ही चीजें होंगी। उसको आपने फिर फर्दर स्किम आउट करना है कि इसमें से फर्दर और इम्पोर्टेंट क्या है। तो और लास्ट में फिर आपके पास स्टिकी नोट्स रह जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स वाले, कि अच्छा इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें तो सिंपल कुछ लास्ट में आपके पास सिर्फ पॉइंट्स ही रह जाएंगे, ऐसा आप करेंगे तो फिर वही इम्पोर्टेंट होंगे। ओके डॉक्टर साहब, दैट मीन्स कि अब पहले के नोट्स बल्कि बनेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम उनको रिवाइज करते जाएंगे, इम्प्रोवाइज करते जाएंगे, नोट्स छोटे हो जाएंगे। मैं ऐसा कह रहा हूँ यार कि नोट्स को आपको जो वालिसा कह रही है कि पहले जो नोट्स बनने हैं वो बल्कि ही बनने हैं, वो सही बात है। क्योंकि जब शुरुआत में कोई भी चीज़ रीड होती है तो हमें लगता है यार सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज ही लिख लें यार हम। जी 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 बट डॉक्टर साहब। जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपके जैसे जैसे कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे, तो वो चीज़ें फिर मैटर ही नहीं करती। कुछ क्वेश्चन क्योंकि ऐसे आने हैं कि जो आपके कंसेप्ट से होने हैं। तो जो शुरू के नोट्स है केवल डेटा वाला पोर्शन है, उसमें बस ऐसा होता है कि आपको सब डेटा लगता है नोट करने, क्योंकि जैसे एलपीटी है या फिर एक्सटेंशन है, और न्यूट्रिशन में भी जब ये फीडिंग वाला पोर्शन आता है तो ऐसा लगता है यार कि इसमें बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी साइड होने लगेंगी जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ने लगेगा, तो उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं होगा। ओके डॉक्टर साहब, मतलब कि जो लोग ज़्यादा नोट्स बनाते हैं उनके लिए ये है कि आप अपने नोट्स बनाएं, बट जैसे जैसे आप उन्हें रिविजन आप करते जाएंगे, नोट्स छोटे होते जाएंगे। विच बुक्स आर बेस्ट, अगर हम आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कौन सी बुक्स हैं जिनसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आ गई एनिमल साइंस रिफ्रेशर, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चन बैंक के लिए एनी स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो एलपीटी से स्टार्ट करें तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए सुकुमार डे की बुक हो गई, कंप्लीट बुक है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मीट साइंस के लिए डॉक्टर बी डी शर्मा की बुक हो गई। फिर फिजियोलॉजी, वैसे फिजियोलॉजी से इतना एग्जाम में आता नहीं है, लास्ट टाइम थोड़ा क्लाइमेटोलॉजी और वगैरह आता था, बट फिजियो के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ वेटनरी फिजियोलॉजी भट्टाचार्य, जो काफ़ी अच्छी बुक है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के लिए अगर आप न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो डीवी रेड्डी की बुक्स हो गई, तो इसमें कई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में दी होती है, तो थोड़ा टफ हो सकता है। तो उसके अलावा जीसी बनर्जी में न्यूट्रिशन का पोर्शन बहुत अच्छा दिया है, बट फिर वही है, जीसी बनर्जी में बिल्कुल कहानी की तरह दिया होगा, तो उसको ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि सारा ही टाइम उसमें लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, वही वही तरीका करना है, पहले कहानी की तरह पढ़ लो, मार्क कर लो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, और फिर उसको फर्दर और कंसाइज बना लो। तो जीसी बनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और एलपीएम के लिए थॉमस एंड शास्त्री की बुक हो गई। बाकी मैंने मोस्टली जो सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने अपने कॉलेज के नोट्स और वहीं से किए थे, बुक्स मैंने रेफरेंस के लिए कंसल्ट की थी। यार मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले एनिमल न्यूट्रिशन के लिए मैंने वही प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन फ्री टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन दोनों के लिए मैंने डीवी रेड्डी की बुक को अच्छे से रीड किया था, और उसके मैंने नोट्स ही बनाए थे कि मतलब पूरे मैंने जितने भी दोनों बुक थी उसके मैंने पॉइंट आउट कर लिए थे जितने भी नोट्स थे। इसके बाद हमारे कॉलेज की एक ऑब्जेक्टिव नोट्स भी चलते थे, एन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन करके, अशोक पटेल सर, डॉक्टर नायक सर ऐसा करके, तो हम लोगों ने उनके नोट्स बनाए थे।
और बचा हुआ पोर्शन एनिमल न्यूट्रिशन का जीसी बनर्जी से भी रीड किया था, पर वो बहुत ज़्यादा ही बल्कि है, तो उसको रीड करके बस एक बार साइड कर दिया था। फिर एजीबी के लिए भी हमारे कॉलेज के मैनुअल चलते हैं, एजीबी का सबके यहाँ होता है, सब मैनुअल ही चलते हैं। तो जी। बायोस्टैटिस्टिक का मैनुअल होता है हमारे यहाँ भी, तो बायोस्टैटिस्टिक का मैनुअल सफिशियंट है उसके लिए। और फिर प्रिंसिपल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसकी एस एस तोमर सर की बुक है, एंड गुरविंदर। और थोड़ा कंसेप्ट रीड करना है या फिर ज़्यादा एक हल्का आइडिया लेना, रफ आइडिया लेना, तो उसके लिए थेंग राजन सर की जो बुक है वो रीड करी थी हमने। एंड फिर फिजियोलॉजी के लिए वही होता है कि सबसे अच्छा आपको क्लास नोट्स जितने अच्छे बना सकें वही बनाएंगे, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो फिर मैंने तनुवास की जो नोट्स होते हैं उससे कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करी थी। एंड ड्यूक्स फिजियोलॉजी से भी कुछ पोर्शन पढ़ा था, क्योंकि कुछ पोर्शन उसका वेटनरी के लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके आप फिजियोलॉजी में नोट्स पढ़ें उतना अच्छा है, क्योंकि बुक रीड करने का उसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, उससे क्वेश्चन बहुत सीधे आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं। पोल्ट्री के लिए सिद्दीकी यादव एंड सिद्दीकी की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, उतना ही सफिशियंट भी है। एंड एक्सटेंशन के लिए जीएल रे सर की जो बुक है, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक यदि आपको लेने हैं तो मैंने जो ध्रुवेन देसाई एनिमल रिफ्रेशर नानू की भी बुक पढ़ी थी, और जो एनी स्कैन है उसका मैंने जो आगे का पोर्शन होता है वो मैंने रीड किया था बस। सो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में डॉक्टर साहिल एंड डॉक्टर त्रिशा से बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रिपरेशन में सीनियर्स का बहुत योगदान रहा है। मतलब कि सीनियर्स ने जैसे उन्हें कुछ नोट्स प्रोवाइड किए, सीनियर्स ने उन्हें कुछ गाइडेंस दिया। तो मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी प्रिपरेशन में सीनियर्स ने आपको कैसे हेल्प किया? जितना भी मतलब हमें पता नहीं लगता कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, अपनी यूजी कर रहे होते हैं, इवन उस टाइम पे भी जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा तो हमें हेल्प सीनियर की ही मिलती है। जितना भी पूछना था कि कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये सब सीनियर्स ने ही बताया था। तो मेरी तो बहुत बहुत हेल्प की है सीनियर। सीनियर का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सर ही थे, जैसे एक मेरे सीनियर थे वो भी एनडीआरआई से पीजी कर रहे थे, उनने ही मेरे को एक्चुअली आईसीआर के लिए शुरू से ही गाइड किया था। मेरा एक्चुअली आईसीआर के लिए पहले ऐसा कुछ मूड ही नहीं था बट उनने मुझे बताया कि हो जाता है, फिर सर ने मुझे गाइड किया, फिर उनने ही मुझे नोट्स प्रोवाइड किए, और उनने भी कुछ ऐसी डायरी बनाई थी नोट्स की, उन्हें वो मेरे को सीधी दे दी थी, तो मैंने उससे भी बहुत सारा रीड किया था। और जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं ये सब भी हमारे सीनियर के ही बनाए हुए हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे मेरे लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्पफुल थे। और जब आप ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं तैयारी के टाइम की, यार अब लगता है सर कुछ नहीं होना यार, तब ऐसी बात है तो फिर सर ने ही बोला यार नहीं यार अभी तो करते चलो, लास्ट में सब अच्छा होगा, एग्जाम के पहले आपको कुछ नहीं सोचना। तो डिप्रेशन से भी दूर करने उन्हें और नोट्स भी प्रोवाइड करने, ये चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, एज अ सीनियर आज आप हमें गाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि अभी आपको आपके सीनियर्स ने गाइड किया था, आज आप अपने सारे जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो डॉक्टर साहब, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डॉक्टर साहब, जैसे अभी कोरोना के टाइम में हमने देखा कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन एजुकेशन। सो ऑनलाइन सोर्सेज क्या हैं जिनसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एनिमल साइंस के लिए? सबसे पहले तो टेलीग्राम पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे डॉक्टर वेट हो गए, वेटिकोल्स, और वेबसाइट्स भी काफ़ी है हमारे वेटनरी से रिलेटेड, जैसे वेट एक्सटेंशन। और फेसबुक पे कुछ एनिमल साइंस प्रिपरेशन के ग्रुप भी हैं। तो इनका तो बहुत ज़्यादा रोल होता है, ये टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है तो हमें पता लग जाता है वहाँ से। तो और इवन क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ये बहुत अच्छे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यही ऑनलाइन सोर्सेज मैंने भी रेफर किए थे, स्पेशली जैसे कि जो न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड्स होती हैं, और जो मिसलेनियस पोर्शन एग्जाम में आता है, जैसे लाइफ स्टॉक सेंसस हो गया, न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड्स हो गई, और रैंकिंग इंडिया की। क्योंकि ये जो डेटा होता है ना, ये जब गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में होता है, ये बिल्कुल हर कहीं पे स्कैटर्ड होता है, तो ये इकट्ठा करके अच्छा दिया गया होता है। तो यही ऑनलाइन कोर्सेज मेरे हिसाब से मैंने तो ये सब रेफर किए थे, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। क्लियर होता यही है कि आपको ऑनलाइन सोर्स में सबसे अच्छा जो होता है, मैंने जो देखा है कि वेट एक्सटेंशन एंड वेट डॉक्टर वेट, इन चैनलों से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है हम लोग को, बहुत हेल्प मिलती है उससे।
इसके अलावा कुछ ये जैसे अलीसा ने बताया कि डाटा जो था एनिमल साइंस के जो प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक सेंसर के जो डाटा होते हैं ये सच में बहुत बल्कि होती हैं। और यदि हम इससे अपने नोट्स बनाना शुरू कर दें तो हमें 1 से 2 दिन लग जाएगा। जो जो अमनदीप सर ने हम लोग को ऐसे सीधे ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया था, वो बहुत अच्छा था। वो सफिशियंट डाटा, आपको बहुत अच्छे कंपाइल किए हुए डाटा जो हम नहीं बना सकते, वो हमें सीधे ऐसे मिल जाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे आपको सुनेंगे तो सब ऐसा सोचेंगे कि बस जो नोट्स आप लोगों ने पढ़े बस वही हमें मिल जाए हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने एनिमल साइंस चूज़ किया, तो क्या वेटनरी साइंस इज़ बेटर देन एनिमल साइंस और एनिमल साइंस इज़ बेटर देन वेटनरी साइंस? तो बच्चे इसे कैसे डिसाइड करें? जैसे कुछ लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं इसका स्कोप ज़्यादा है तो हम इसे चूज़ करें। तो आप लोगों ने एनिमल साइंस क्यों चूज़ किया? स्कोप एनिमल साइंस का भी काफी ज्यादा है, वेटनरी साइंसेस का भी बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि एनिमल साइंस का ज्यादा स्कोप है वेटनरी साइंस से। मेरे हिसाब से तो दोनों का ही बहुत स्कोप है। अगर आप कोई भी चूज करेंगे तो मतलब अगर आप पैशनेट है अपने सब्जेक्ट को लेके, अगर आपको इंटरेस्ट है अपने सब्जेक्ट में, तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं आगे। तो स्कोप तो दोनों का ही बहुत है। और मैंने क्यों एनिमल साइंस चूज किया था, एक्चुअली मैंने क्या किया था कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड किए थे कि क्या मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्या नहीं। मुझे स्टार्टिंग से एक्चुअल में न्यूट्रिशन अच्छा लगता था, तो फिर मेरे लिए तो मतलब ऐसा था कि जो इंटरेस्ट है तो मैं वही करना चाहती थी आगे, तो मैंने एनिमल साइंस इसलिए चूज किया था। बट अगर आप चूज कर रहे हैं या किसी को चूज करना है और उसको कंफ्यूजन है, तो अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो आगे आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं। आगे अगर आपने पीएचडी करनी है वो भी कर सकते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेके पैशनेट है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने करियर में हर जगह आगे एक्सेल ही करेंगे। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए। अगर कंफ्यूजन है तो प्रोज एंड कॉन्स देखो, किस में आपको ज्यादा ऐसे लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बुरा है। ताकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो वो बेस्ट होगा। आप पैशनेट होने चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। यार मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट जो है अपना परसेप्शन पे बेस्ड ही है। आपका अपने सब्जेक्ट के लिए परसेप्शन कैसा है। मेरा एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट ईयर से ही मेरा, जब मैंने न्यूट्रिशन में क्लास अटेंड किया था तब से ही मेरा था कि मुझे न्यूट्रिशन से ही करना है। कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के पैरेलल ही चलने वाले हैं। पर एकेडमिक वाला हो गया या फिर एआरएस, इसके अलावा जैसे कुछ फील्ड में काम करना चाहते हैं, कुछ पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट किसी को अच्छे लगते हैं कि उन्हें पोल्ट्री में जाना है या फिर ऐसे जाना है, ऐसे ही एनिमल साइंस में भी है कि एलपीएम के थ्रू जाना है या एक्सटेंशन लेके हमें केवीके में जॉब करनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के सेक्टर में उसमें भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। फीड फैक्ट्री इधर काम करना है तो न्यूट्रिशन भी अच्छा है। इसलिए ये सब में अच्छे ऑप्शन है। अगर बस ये है, आपको देखना है पहले, उसके बारे में पूरा नॉलेज गेन करना है अपने सीनियर से या अपने प्रोफेसर से। पहले उनसे कंसल्ट करो कि सर हमने ऐसा सोच रखा है। अपने केवल अपने नॉलेज के बेस पे काम नहीं करना है, सबसे पहले पता करना है, क्योंकि आधी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती हैं और जब हम बाद में उधर जाते हैं फिर हमें लगता है नहीं यार उसका सही हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता है आप दोनों ने न्यूट्रिशन लिया है, बच्चे न्यूट्रिशन से पीजी करते हैं तो उसके बाद वो क्या क्या कर सकते हैं स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन की फील्ड में? न्यूट्रिशन इतना कॉमन सब्जेक्ट है, बड़े सारे लोग इसमें पीजी करते हैं, आगे पीएचडी भी कर चुके होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर वाली लाइन एकेडमिक की अमाउंट ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। अगर आपने प्राइवेट में जाना है तो उसके लिए तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी प्राइवेट के लिए। इसके अलावा अगर आप खुद से टी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या कुछ भी मतलब एंटरप्रेन्योर टाइप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एआरएस में जाना चाहते हैं, सर्च साइड में जाना चाहते हैं, तो भी आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो फील्ड में जाकर देखेंगे तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो पहली मेडिसिन क्या होनी है, या फिर दूसरा यार कि इसको सर क्या खिलाएं। एनिमल न्यूट्रिशन में सच में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप एक, अगर आप बाहर से थोड़ा और प्रैक्टिकल नॉलेज ले लें या फिर एक्सपीरियंस आपके पास हो गया तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं यदि आप उसमें कुछ इनपुट लगा सकें तो। ओके डॉक्टर साहब, दैट मीन्स न्यूट्रिशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ओके, रैंक कितनी होनी चाहिए कि हमें IVRI में या NDRI में या इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए? एंड काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है ये आप हमें बताएं। सबसे पहले तो जो रिजल्ट होता है वो एक अलग सी वेबसाइट होती है ICRexam.net करके, तो उसमें ही रिजल्ट आता है, उसी में ही काउंसलिंग प्रोसीजर और सारा उसमें ही आता है।
तो जब रैंक आ जाती है, जब रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है सोचने का। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए उस टाइम को, कि अब आगे जाके आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन ये भी बड़ा होता है कि कॉलेज को प्रेफरेंस दें या डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दें, या अपना सब्जेक्ट चूज करें या कॉलेज चूज करें। तो मेरे हिसाब से तो आप ऐसा करो कि जैसे हर कॉलेज में ऐसा नहीं हो सकता कि हर कॉलेज का हर डिपार्टमेंट ही बेस्ट होगा। मतलब ये तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि हर कॉलेज का हर डिपार्टमेंट बेस्ट होगा। तो आप उस हिसाब से अपने सीनियर्स से पूछिए जो उस कॉलेज में मतलब पढ़ते हैं, उनको पता है, उनको ज्यादा पता होता है अपने कॉलेज के बारे में। तो हर कॉलेज जो 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 आपको अपने रैंक के हिसाब से, एक वेबसाइट है checkadmission.com करके, उसमें प्रीवियस ईयर वो रैंक वाइज बता देते हैं कि इस रैंक पे ये सब्जेक्ट मिला था। इस मतलब कट ऑफ का आइडिया लग जाता है थोड़ा, कि आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, आपको ये कॉलेज में ये डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। तो उस पे काफी आइडिया मिल जाता है। और उसके हिसाब से मतलब हर साल ना काफी ज्यादा चेंजेस मिलते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम से न्यूट्रिशन पे ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। मतलब ऐसा होता है कि जो टॉपर लेता है ना सब्जेक्ट, कुछ टाइम तक उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जो फर्स्ट रैंकर लेता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे पहले थोड़े एलपीटी लेते होते थे तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी थी। तो अब न्यूट्रिशन लेते हैं, तो अब इस बार भी न्यूट्रिशन लिया, लास्ट ईयर भी शायद न्यूट्रिशन, मतलब थोड़ा ऐसे डिमांड उस हिसाब से चेंज हो जाती है। तो उसी पे ही डिपेंड करता है कि आपसे ऊपर जितने भी रैंक वाले हैं वो कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। तो और इस हिसाब से आईवीआरए जो होता है, अगर आप अनरिजर्व उससे हो, तो आईवीआरए जो होता है वो टॉप 10 अगर आपका आ रहा है, तो आप 100% आप आईवीआरए में ही होंगे। सब्जेक्ट भी आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। एनडीआरए में क्योंकि सीट्स ज्यादा होती है, आईवीआरए में सीट्स कम होती है, तो वहाँ पे 35-40 रैंक तक, एनिमल साइंसेज के रैंक तक आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, और अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे अगर आपने न्यूट्रिशन लेना है, आपने एजीबी लेना है, आपने एलपीएम लेना है, तो उसके लिए तो और आपने अगर आईवीआरए लेना है, तो उसके लिए तो टॉप 10 में लेना पड़ेगा। फिर उसके अलावा अगर आप एक्सटेंशन, फिजियो, एलपीटी, इवन एलपीटी की भी डिमांड काफी होती है, ऐसा नहीं है। 11-12 टॉप 20 रैंक में आईवीआरआई मिल जाता है आराम से। एक्सटेंशन फिजियो में मिल जाता है। टॉप 50 में अगर आपका रैंक है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। इवन टॉप 100 में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, जैसे लुवास हो गया, गढ़वासु हो गए। एग्जाम का जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के नीचे ही लिंक दी होती है उसकी, ICER-exam.net की। तो जैसे ही आप उसमें जाएंगे, आपको आगे का काउंसलिंग का कैसा क्या प्रोसीजर है वो पूरा आ जाएगा। इसके बाद जो सीट का होता है, तो उसमें एक ICER का ब्राउचर करके आता है। उसमें आपका जितना भी उसमें सीट्स है, अलॉटमेंट कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, NDRI IBRI में, या इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कितना ICR के कोटा की सीट है, ये आपको उसमें पूरा आ जाएगा लिख के। इसके बाद उसमें उसमें भी इसमें कितनी JRF हैं, कितनी नॉन JRF हैं, क्योंकि वो जो काउंसलिंग में आपने जो प्रेफरेंस सब्जेक्ट का और कॉलेज का जो प्रेफरेंस भरा है, वो एक टाइम पीरियड के अंदर ही आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकंड या थर्ड, उसमें यही आपका जो दिया हुआ है, आपने जो एक बार सेट कर दिया प्रेफरेंस सीट का और सब्जेक्ट का, वही लास्ट तक चलेगा। इसके बाद जो रैंक का है कि IVRI में तो टॉप 10 तक आपको सभी मिल जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही चीज़ NDRI में जाती है कि आप 25th रैंक तक आपको मिल जानी है जो आपने सब्जेक्ट डाले हैं। पर यदि आप अबाउट 25 रैंक जाते हैं, तो हो सकता है आपको वही सब्जेक्ट आपके मन का जो है वो सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग तक जाए। और LPM सब्जेक्ट का ऐसा हुआ है कि लास्ट LPM या LPT या जो सब्जेक्ट है, ये मॉपअप राउंड में भी गए हैं। मतलब जो थर्ड काउंसलिंग के बाद एक मॉपअप राउंड होता है, तो उसमें 50 to 60 रैंक तक LPM भी गया है। Okay, Dr. Saab. So that was a great insight into counseling, because many children are confused about this. That in comparison to previous years, what is the difficulty level now? तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज ही हो ही जा रहा है। लास्ट ईयर काफी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न था। जैसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि पहले कभी होता ही नहीं था। तो वो तो बहुत काफी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम हो गया था हमारे लिए। तो हम लोग तो जब एग्जाम दे के आए थे तो काफी डिसहार्टन हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ नहीं होगा, अब तो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट फिर रिजल्ट देखा तो वो बहुत मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट ही था। तो ऐसा होता है कि जब एग्जाम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो कट ऑफ लो जाती है। तो मतलब ऐसे बुरा नहीं मानना है कि एग्जाम बहुत टफ था यार, पता नहीं अब तो हम तो होंगे नहीं सिलेक्ट, हमारा तो रैंक नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं होता है, कट ऑफ लो चली जाती है तो अच्छा रैंक आ जाता है। क्योंकि वो डिफिकल्टी सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया सबके लिए ही टफ होता है।
तो वो कट ऑफ लो जाती है, तो फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो चाहे एग्जाम डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, आपने अपना 100% देना है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरे हिसाब से तो 85% तक अगर आप एम करो, मतलब 100% तो कंप्लीट पेपर करना भी नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग से रैंक भी कम हो जाता है अगर आपने ज्यादा गलत किए आंसर। तो उस हिसाब से 85% तक एम करो। अगर आपका 67, मतलब अगर ज्यादा टफ पेपर है, डिफिकल्ट ज्यादा है, तो 60% भी आ जाएगा तो आपको अच्छा रैंक आ जाएगा। 70% आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रैंक, मतलब 70% अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। एग्जाम डिफिकल्टी आते हैं, स्पेशली इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। एग्जाम तो डिफिकल्टी होता है, बट उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर देख के, एग्जाम देख के अपने आप को ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना कि यार ये तो पेपर इतना टफ हो गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, अब कैसे करेंगे। कोई बहुत ही बड़े ऐसे नहीं होते कि बहुत ज्यादा आप तैयारी करके आए होते, सब सब नॉर्मल होते हैं, अपनी तरह ही होते हैं सबके सब। तो और इसलिए अपने से बुरा नहीं मानना होता है कि पता नहीं क्या होगा। और क्योंकि एग्जाम में वो एक दिन, आपकी पूरी इतने टाइम की तैयारी को एक दिन डिफाइन करता है। तो उस दिन अगर आपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो फिर वो आपकी पूरी तैयारी जो आपने इतनी मेहनत की है, तो वो बहुत बड़ा, बहुत बुरी बात हो जाएगी, वो बहुत लॉस हो जाएगा आपका। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, चाहे एग्जाम टफ आए चाहे इजी आए, आपने अपना 100% देना है और फिर सिलेक्शन तो हो गई। दैट वॉज क्वाइट मोटिवेटिंग डॉक्टर साहब। ज़रूर इससे बच्चे काफ़ी मोटिवेट होंगे। सर मेरा इसमें ऐसा भी है कि आपने एग्ज़ाम का एक 3 लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है टफ वाला। तो यदि आपने रिवीजन शुरू से करके रखा है, आपने नोट्स बनाए हैं और आपने उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवाइज अच्छे से किया है, आपने रिवीजन अच्छे से किया है, तो आप बिलो एवरेज और एवरेज वाला पोर्शन तो आप आराम से कंप्लीट कर ही लेंगे। और जो डिफिकल्टी लेवल वाला है, तो वो आपके जैसे जैसे आप रेगुलर आंसर की या जितने भी अपने आंसर आते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं, इसको सॉल्व करते जाएं और थ्योरी का रिवाइज करते जाएं, क्योंकि उसके असेसन वाले पोर्शन आते हैं आजकल। बाकी यही है कि यार ये डिप्रेशन पे नहीं आना है। एग्ज़ाम कभी भी ऐसा हो जाता है, हमारे टाइम में भी एग्ज़ाम सच में बहुत अलग ही लेवल का हुआ था। हम भी डर गए थे यार, ये क्या हो गया आजकल। तो वो ऐसा था। और जो मेरी रैंक आई थी वो 65% में, 8th रैंक थी। एग्जाम के पहले ही माइंड सेट करके रखा था कि मुझे 80% तो जाना ही है, गलत हो चाहे सही हो। थोड़ा गलतियां चेक करता रहा, क्योंकि ज़्यादा में ऐसा ही है यार कि निगेटिव मार्किंग भी होनी है। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा के चक्कर में ज़्यादा ही ज़्यादा नुकसान हो जाए। पेपर हार्ड आता है तो उसका टारगेट मेरे हिसाब से 80% ही करना चाहिए अटेम्प्ट। और यदि अच्छा आ रहा है तो फिर आप 90% तक भी जा सकते हैं। तभी आपका एग्जाम में ऐसा है कि आप इतने लेवल पे आ पाएंगे कि हाँ यार, अब हो सकता है कि अपना सिलेक्शन हो जाए। ये यही मैंने मतलब ऐसा अपना माइंड सेट करके रखा था, और वो ठीक ही हुआ था मेरे हिसाब से। ठीक नहीं डॉक्टर साहब, आप दोनों टॉपर्स हैं, तो आपने जो भी सोचा वो अच्छे ही सोचा ना डॉक्टर साहब। रिजल्ट हम सबके सामने है कि आपने जो भी कहा, आपने बोला रिवीजन की है, कंसिस्टेंसी की है, नोट्स की है, तो वो आपने खुद फॉलो किया, तभी आज आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। दैट डॉक्टर साहब, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, वो तो ठीक है, वो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो फाइनल ईयर में ही सोचते हैं कि अच्छा अब तो अब हमें अब तैयारी करनी है, तो वो कैसे करें? उनके पास टाइम कम है, तो वो सारी बुक्स भी नहीं पढ़ सकते कि वो सारी बुक्स आप थॉरली पढ़ें। तो उन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि वो टॉप वेटनरी कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाएं? अगर आप 4-5 महीने होल हार्टेडली अच्छे से डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हैं तो वो इनफ होगा अच्छे कॉलेज के लिए। और मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही थोड़ा कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, मतलब डेडिकेटेड स्टडी होनी चाहिए कि आपका माइंड फोकस्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप पढ़ रहे हैं, वो आपके माइंड में जा भी रहा है और आपको याद भी रह रहा है, रिटेन भी रह रहा है, फिर आप उसको रिवाइज भी कर रहे हैं और फिर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 6 मंथ या 1 साल, मतलब जैसे फाइनल ईयर की बात हो रही है तो फाइनल ईयर स्टूडेंट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं अगर वो अपना माइंड बना लें। नो डाउट एग्जाम भी होते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप का टाइम भी होता है, तो ड्यूटीज वगैरह भी लगती है, तो इतना टाइम होता भी नहीं है। बट फिर भी अगर आप फाइनल ईयर में डिसाइड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं वो और ज्यादा स्कोर कर लेंगे। या क्योंकि एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है दिमाग में याद रखने की। में जैसे मतलब फर्स्ट ईयर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फाइनल ईयर तक मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ आपको याद रहने वाला है, ऐसा नहीं होता।
तो अगर आप फाइनल ईयर से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनफ, मोर देन इनफ है कि आपको अच्छा रैंक आएगा ही आएगा। बट आप फोकस्ड होने चाहिए, आपने अच्छे से तैयारी, आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ना है बस। ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास नोट्स नहीं हो सकते अभी उस टाइम पे, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपको नोट्स अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो मिलेंगे ही नहीं आपको, वो तो मिल जाते हैं वो तो। तो यदि आपके पास नोट्स हैं, आपने पहले से नोट्स और ये क्वेश्चन बैंक है ये बना के रखे हैं, तो सच में फाइनल ईयर बहुत होता है यार। फाइनल ईयर सच में बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने खुद जनवरी में स्टार्ट किया था और सितंबर में मैंने फाइनल एग्जाम ही दे रखे हैं। बट मेरे साथ ये था कि मेरे पास नोट्स थे, और जो मैंने सीनियर तक से गाइडेंस लिया था, तो मेरे को उनकी डायरी और जो उनने जो नोट्स बनाए थे उनको मैं रेगुलरली उनके साथ बात करता था, तो उनने मुझे बताया था कितना सफिशियंट है, तो मैं यही करता था। बट इंटरनी का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि आप फिजिकली और मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हैं जब आपकी ड्यूटी लगनी है। और उसके बाद होता है कि यदि ठंडे वंडे पड़ गए, थोड़ी छुट्टी मिल गई, तो बंदे घूमने चले जाते हैं यार कि चल यार अब लास्ट ईयर है, घूम लेते हैं थोड़ा। तो यदि आप इन सब चीज़ों को साइड कर पाते हैं तो, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग, जितना ज़्यादा पढ़ना चैलेंजिंग नहीं है, उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर रहना उस समय चैलेंजिंग रहता है। तो यदि आप इन सब चीज़ों से सच में बच पाए, तो मेरे हिसाब से 5-6 महीने यार बहुत है यार, मोर देन सफिशियंट। आप अगर चाहो तो उसमें आपके एक बार आप अच्छे से थ्योरी रीड कर सकते हो, और यदि आप शेड्यूल्ड, एक पूरा शेड्यूल बना के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी 3 से 4 रिवीजन हो जाने, तो प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप भी केवल इतना ही करो, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा परेशान होने की कि फर्स्ट ईयर से एकदम हम लगे हैं एकदम फाइनल ईयर तक, ये नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है ये पढ़ने का। आपको केवल फर्स्ट ईयर से जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है उतना पढ़ो, सेकेंड ईयर में जितना है उतना पढ़ो, बस लास्ट में आपको इंटरनी में ध्यान रहे कि भाई अब मुझे क्या पढ़ना है। उस टाइम आप ये सब ना करो कि इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। और थोड़ा बस यही है, ध्यान रखो कि रेगुलर रिवीजन हम कर सकें, शेड्यूल बना के पढ़ सकें, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकें, तो बढ़िया है, इतने में हो ही जाना है। ओके डॉक्टर साहब, मतलब आपने इस क्वेश्चन में ये बताया कि हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क नहीं करते रहना कि हम लगे हुए हैं पढ़े जा रहे हैं और बिना समझे। वी हैव हार्ड टू वर्क तो आपकी ओपीडी में हो जाने हैं यार, हार्ड वर्क तो आपको ओपीडी में करना है। जी डॉक्टर साहब, हाँ स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक डाउट और है कि जैसे अब हम फाइनल ईयर में हैं, तो हमें वेटनरी साइंस से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो हैं वो फाइनल ईयर में ही हैं। अब अगर हमने सोचा है कि हमें एनिमल साइंस की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर मतलब एक तो ये होता है कि फाइनल ईयर जाते ही वेटनरी साइंस बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अभी तक हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं हुआ होता, और फिर क्लिनिकल एक्सपोजर होता है तो हमें लगता है कि वेटनरी साइंस इज़ द बेस्ट। बट अंदर हमें कहीं लगता है कि नहीं, हमें तो न्यूट्रिशन पसंद है। तो फिर उन दोनों को कैसे बैलेंस करें, और ये मतलब क्या वेटनरी साइंस पढ़ते वो भी पढ़नी है और एनिमल साइंस के लिए कैसे टाइम निकालें, ये बताइए डॉक्टर साहब। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली मतलब एनिमल साइंसेस काफी, यही रीजन है कि काफी कम बच्चे एनिमल साइंसेस की तरफ ज्यादा ऐसे सोचते हैं कि हम एनिमल साइंसेस रखें। मोस्टली सब वेटनरी साइंसेस के लिए ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट मोस्टली क्लिनिकल में ही होता है। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट, मतलब मेरा इंटरेस्ट क्लिनिकल में नहीं था, मतलब क्लिनिकल भी अच्छा लगता था, बट मास्टर्स इज अ डिफरेंट थिंग। आपका इंटरेस्ट, मतलब अगर आपको क्लिनिक, ऐसा नहीं है कि हम लोग केसेस नहीं देख सकते हैं ना, केसेस तो सब जी आपने ग्रेजुएशन की है, केसेस तो सब देख सकते हैं, लेकिन मास्टर्स आपको आगे उसमें करनी है क्या, मतलब तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मास्टर्स में रिसर्च वर्क भी होता है। बट ये भी होता है कि जैसे हमने एनिमल साइंसेस मैंने दिया था, तो आसपास सभी ऑलमोस्ट सारे ही वेटनरी साइंसेस वाले थे, तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करना होता था या कुछ भी ऐसे होता था, तो सारे ही वेटनरी साइंसेस वाले होते थे। ये इकलौती हम लोग ही ऐसे 2-4, मेरे कॉलेज में तो हम लोग 5 लोग थे जो एनिमल साइंसेस वाले थे, तो पॉपुलेशन कम होती है एनिमल साइंसेस वालों की। अब जो मन से अच्छा लगता है तो वो तो करना ही है, तो वैसे कुछ नहीं है। वेटनरी साइंसेस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वेटनरी साइंसेस के काफी मतलब मन करता है थोड़ा। एनिमल साइंसेस सबको ऐसा लगता है कि यार क्या इसमें वैल्यूज ही होती रहती है, कौन इसको पढ़े क्या, और ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में पढ़ा होता है, तो ये 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 बात तो है। पर मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है एनिमल साइंसेस में, और ये बात भी, अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है एनिमल साइंसेज में, तो आप आगे नहीं कर पाओगे। जो इतना ज्यादा सिलेबस आएगा, इतनी सारी वैल्यूज आएगी, तो आप सोचोगे यार क्या कर रहे हो, ये इस ना कुछ इंटरेस्ट है इसमें ना कुछ है, तो ये क्यों, तो वो करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको इंटरेस्ट वेटनरी साइंसेज में है तो वेटनरी साइंसेज में करो। यार इसमें ये है कि आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सच में ये होती है कि जैसे ही हम क्लिनिकल क्लिनिकल क्लासेस हमारी शुरू होनी है, हम ओपीडी आने लगते हैं,
तो सब्जेक्ट सच में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं हमें। और एनिमल साइंस के सब सब्जेक्ट उस समय हमारे बहुत दूर हो जाते हैं, तो हमें लगता है यार दो चीज़ें वहां से होती हैं कि यार हम पलट के देखने ही नहीं चाहते उस चीज़ को। और और दूसरा ये है कि यार मैंने पहले भी कहा था कि यार सब्जेक्ट पर ईयर पढ़ना है जैसे पूरे सेमेस्टर में या कुछ है, वो एक अलग चीज़ होनी है, और आपका आईसीआर का एग्जाम एकदम अलग चीज़ होनी है। इसलिए इंटरनी पे आते आते समय अपना माइंडसेट एकदम रख लो कि यार क्या करना है, आपको जो करना है ये केवल आप ही डिसाइड करोगे। मतलब हमें अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की जो इंटरेस्ट है उसकी भावना को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा अगर हमें एनिमल साइंस चूज़ करना है तो। ओके, व्हाट इज़ द फीस, स्कॉलरशिप, टाइम ऑफ पीजी एंड द स्टाइपेंड? सबसे पहले तो 10,000 उसमें काउंसलिंग फीस भरते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है हमारा पीजी का, उसमें वो डिडक्ट हो जाते हैं 10,000। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी हमारी फीस थी 9100, और सेकेंड में थी हमारी 5,000 के अराउंड थी। तो मतलब आईवीआरई एनडीआरई में फीस बहुत ही ज्यादा कम है। स्कॉलरशिप के साथ, स्कॉलरशिप जो होती है जेआरएफ स्कॉलरशिप होती है, अराउंड 12,000 आपको पर मंथ मिलते हैं आईसीआर के थ्रू। और जो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होती है वो अराउंड 75 होती है। आईवीआरआई की जो फीस है वो 32,000 है वैसे हॉस्टल, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही यार घर में ही हैं, वो हमारा 24,000 ही हो रहा है इस साल का। एंड जो एनडीआरआई का फीस है वो 19,000 है, 19,000 के आसपास है, 19,000 20,000 के आसपास। ओके डॉक्टर साहब, सो दिस वाज रियली अ गुड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफ़ी बच्चों को स्टाइपेंड के बारे में और जेआरएफ में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है सबके बारे में नहीं पता होता है। व्हाट इज़ द स्कोप आफ्टर पीजी इन एनिमल साइंस? पीजी के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है आगे, आप पीएचडी कर सकते हो। अगर आपने पीएचडी कर ली तो उसके बाद फिर आप एआरएस में जा सकते हैं एज अ साइंटिस्ट। एकेडमिक्स के अलावा आप रिसर्च एसोसिएट लग सकते हैं एसआरएफ की तरह, जेआरएफ की। आप केवीकी में जॉब कर सकते हैं, तो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर में आप एज अ जॉब कर सकते हैं। स्कोप तो बहुत है, एजीबी करके ज्यादा, एआरएस में ज्यादा स्कोप हो जाता है, एलसीएम। आप यूजी के बाद ही कहीं प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में यदि जाना है तो उसके लिए फिर एक तो वही है कि आप यूजी के बाद एक ही ऑप्शन है, आप वीएएस का पीएस बन सकते हैं, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो एमपी में होता है, या फिर हर जगह उसको अलग अलग कहते हैं। वेटनरी ऑफिसर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट एक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल बीवीएस की है। बट यदि इसके अलावा एकेडमिक्स में या एआरएस के आपको जाना है तो उसके लिए फिर आपको अलग ही एक कंपटीशन झेलना है, आपको उधर करना ही है, फिर आप पीजी करना है, पीएचडी करना है, फिर नेट भी क्वालिफाई करना है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, आप बस देखना है, बस आपको क्या अवेयर रहना है कि ये बात ये है। Okay, Dr. Saab. So now, as we are done with all the questions, so लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इज़ देयर एनी सजेशन, अगर जैसे आप कुछ जो अपनी तरफ से देना चाहते हो, अगर कोई टॉपिक या कोई बात छूट गई हो, सो प्लीज़ अब आप वो बोल सकते हैं। सजेशन मैं यही दूंगी कि जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार रिवाइज, फिर आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होएगी उसी से। काफी सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, ई नानू, रूवेन देसाई के, रैपिडेक्स, एनी स्कैन, इनको सॉल्व करते रहो। एनी स्कैन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 1500 1800, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे लगता है कि तो कभी भी नहीं आएगा एग्जाम में, और वही पेपर में आया होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मतलब कुछ मतलब है उसका, तो कई अजीब से क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, तुम्हें और भी ज्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी इंप्रूव होएगी, और तुम्हें आइडिया लगता रहेगा, और तुम एक्चुअल में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करो वही तो तैयारी हुई ना। मतलब तुम पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, वो तैयारी उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि एग्जाम में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नहीं, अभी तुम्हारा तैयारी करने का टाइम है, तो सिर्फ तैयारी में ही फोकस करो, बाद की चीजें बाद में सोचना। तो अभी तो इसी तरह से बस तैयारी करते रहो, तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, हो जाएगा तुम्हारा। और बिल्कुल ये मत सोचो कि यार उसने ऐसा प्लान बनाया है तो मुझे भी ऐसा प्लान बनाना चाहिए। सबका पढ़ने का तरीका और सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी को ऐसा लगता है यार कि मैं मॉर्निंग में सवेरे उठ जाऊंगा जल्दी और पढ़ने बैठ जाऊंगा, तो उसने देखा यार मेरा दोस्त रात को 2 बजे तक पढ़ रहा है यार, और मैं बताऊँ ऐसा सो गया यार 11 बजे। एनिमल साइंस में एक्चुअली डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको लेके पैनिक नहीं होना है, उसको धीरे धीरे हमें कवर करना है। आप एक साथ सब कुछ नहीं कर पाओगे, सबसे अच्छा उसमें यही रहता है कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और उससे अपने डाटा को धीरे धीरे कवर करते जाएं, उसको अपनी कुछ पर्सनल ट्रिक बनाओ यार, और उसको ट्रिकी तरीके से उसको याद कर लो। और एनिमल साइंस में ये भी है कि आप एक बार में सब डाटा पढ़ ही नहीं पाओगे और याद भी नहीं होगा,
और जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में ऐसा होता है कि स्कीम होती है बहुत ज़्यादा। उस स्कीम को ऐसे याद रखने में भी प्रॉब्लम होती है कि जो भी आपका स्टडी टेबल है या फिर कुछ भी, आप उसमें एक आगे लगा के रखिए, यानी जो आगे एक दीवार है ना उसमें लगा के रखो कि मैंने ऐसे चेट बना ली है। मैंने ऐसा किया था कि बहुत सारे ऐसे कंपाइल कर लिए थे और उसको ऐसे डेली देख लेता रहा यार कि 5 मिनट का टाइम निकालना है, मुझे देख ही लेना है। ओपीटी में ऐसा लंच हुआ, मैं उसकी फोटो भी खींच रखा था कि यार बार बार भूल जाता है यार। तो वहाँ भी एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लंच है या कुछ है तो देख लेता रहा, तो वो क्या होता है कि अपने ब्रेन में बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो एकदम सेव हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती बाद में। और जीसी बनर्जी को तो सबसे पहले जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो, सबसे पहले कुछ पढ़ो ना पढ़ो, जीसी बनर्जी को रीड करो। वो जो है बुक है वो सच में बहुत अच्छी है, वो आपको बहुत काम देगी। और अपने नोट्स बनाओ, क्वेश्चन बैंक जितने ज़्यादा हो सके सोल्व करो, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे आपको एक ये अच्छा आइडिया लगेगा कि यार आपका एग्जाम जो ऐसा आपका एग्जामिनर है उसके तरीके से आपका दिमाग चलेगा यार कि यार वो ऐसा सोच सकता है। और टीचर से डिस्कस करो, बैचमेट से डिस्कस करो। और मेरा ऐसा कहना है कि यदि आप इंटरव्यू में ग्रुप बना रहे हैं तो सबसे पहले ग्रुप ही ऐसे लोगों का बनाएं जो आपको केवल केवल पॉजिटिविटी दे सकें। यदि कोई ऐसा है कि यार आपको नेगेटिविटी देने वाला है, तो सच में उससे दूर रहो। और वेट एक्सटेंशन साइट जो है उससे आपको प्रोडक्शन सेंसस स्कीम्स इसके डाटा हैं, क्योंकि आप अगर जीएल से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा होगा कि कुछ डाटा मिला है और कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो वेट एक्सटेंशन साइट है उसमें आपको लाइफ स्टॉक स्कीम, सेंसस, प्रोडक्शन स्टेटस, इसके पूरे जो है डाटा आपको मिलते रहेंगे। ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो किसी से पूछ लो, या फिर कोई सीनियर है या फिर कोई ऐसा है जिससे आप पूछ लो। पर बिल्कुल ऐसा मत रहो कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि आपको वो आपकी पूरी मेहनत भी उसमें खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और एकदम मोटिवेटेड रहो, टीवी पे ज़्यादा ध्यान मत दो। यदि कोई कह रहा है यार कुछ, आपको ऐसा लग रहा है यार कि भाई इसने ये कह दिया यार, ऐसा करता है, बहुत पढ़ता है यार, तुझको लगा ही रहता है, इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना उस टाइम। कोई कितना भी कुछ कहे आपको, आपको वो चीज़ें दिमाग में ही नहीं रखनी। और आईसीआर के जो मॉक टेस्ट होते हैं या फिर कुछ होते हैं, इनके रिजल्ट को सीरियसली नहीं लेना है। आपको हर मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखना है कि यार मेरे में ये गलती है, मैंने अपने गए अपने नोट्स में उसको फिर से ऐड कर लिया। जो मॉक टेस्ट की रैंक है, मैंने ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, केवल उससे सीखना है कि टीचर मेरे से कैसे पूछ सकता है, एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। बस यही कहना है यार। एक और सजेशन मुझे अभी माइंड में आया। मैं क्या करती थी ना, जैसे मतलब हमें आदत होती है सॉन्ग सुनने की, तो हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, या कहीं पे जब इंटर्नशिप में कहीं पे ड्यूटी वगैरह लगती है तो ईयरफोन लगा सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। मैं क्या करती थी, मैं आंसर मतलब कुछ चीजें होती थी ना वो मैं खुद ही अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, और जब टाइम मिलता था तो मैं वो सुन लेती होती थी। तो ये भी मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे आपका रिवीजन मतलब होता रहेगा, बीच में कभी भी आपको टाइम लगेगा तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। दिस वॉज अ रियली ग्रेट सजेशन जो आपने दिया। आई थिंक जितना हमारा जो पूरा जो पॉडकास्ट रहा उसका पूरा जो समअप था वो आपने एंड में सब कुछ बता दिया। एंड डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। कि मुझे जो पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला वो ये है कि मॉक टेस्ट और क्वेश्चन सॉल्व करना ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की की है। हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें एग्ज़ाम का आइडिया, एग्ज़ाम के पैटर्न का आइडिया, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, अपने नोट्स को सही से रखना है, और अगर हमारे पास नोट्स नहीं है तो हम उन्हें किसी सीनियर से लें या हम अपने किसी सीनियर की गाइडेंस लें। वैसे आपसे बात करने के बाद आई डोंट थिंक कि किसी को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ बता दिया है आज की वीडियो में। एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू स्टूडेंट्स लाइक अस जिन्हें एक्सेस नहीं हो पाते रहे, एंड कुछ बच्चों को दे डोंट गेट एक्सपोजर ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IVRI या NDRI। हमारी इस वीडियो से डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। रियली अमेजिंग ना। आप आपको ध्यान रखने आगे करना क्या है, बस मेरे को यही कहना है यार। और अगर मेरा एक और चीज़ कहनी है कि यदि ऐसा किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है ICR या ऐसा कुछ रिलेटेड, तो आप मेरा जीमेल ID भी मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं ऐसे उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज़ फॉर व्यूअर्स। हम डॉक्टर साहब से उनकी जीमेल ID या और भी जो साइट्स या लिंक्स वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वी विल गिव देम इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू ऑल विल गेट इट देयर। सो डोंट फॉरगेट टू लुक एट द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी जानकारी मिली आज जो हमें नहीं पता थी। सो थैंक यू, आपने बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आज का सेशन कंडक्ट हुआ। In the end, I would like to thank you both of you
for giving your precious time. And with this I would like to end my video. And उसके पहले आप दोनों से रिक्वेस्ट है मेरी एक कि प्लीज़ आप बोल दीजिए कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वेट्स डायरी. प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वेट डायरी.